आज की इस नई गहन चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास जो विषय है ना, वो सतह पर देखने से शायद भूगोल के किसी भारी भरकम पाठ्यक्रम का हिस्सा लग सकता है। हाँ, अक्सर लोगों को ऐसा ही लगता है। बिल्कुल। लेकिन आज का हमारा मिशन इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखना है। हम सीधे छत्तीसगढ़ की मिट्टियों की गहराइयों में उतरने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय है ना? और ये समझना बहुत जरूरी है कि छत्तीसगढ़, जिसे हम धान का कटोरा कहते हैं, उसकी पूरी कृषि व्यवस्था और अर्थव्यवस्था इसी मिट्टी की गुणवत्ता पर टिकी है। बिल्कुल। और मैं ये भी जोड़ना चाहूंगी कि ये चर्चा उन सभी परीक्षार्थियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो सीजीपीएससी यानी प्रीलिम्स और मेंस या व्यापम जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये एक बेहतरीन शॉर्टकट है। एकदम सही कहा आपने। और साथ ही हर उस जिज्ञासु इंसान के लिए भी जो ये समझना चाहता है कि किसी भी क्षेत्र का विकास वहाँ की जमीन से कैसे तय होता है। मिट्टी को हम अक्सर सिर्फ धूल या गंदगी मान लेते हैं, मतलब जिसे हम अपने जूतों से झाड़ देते हैं। लेकिन इसके पीछे का विज्ञान क्या है? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। अगर हम भूवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो मिट्टी सिर्फ धूल नहीं है, ये प्रकृति की एक अमूल्य और बेहद जटिल धरोहर है। जो रातों रात तो नहीं बनती होगी। बिल्कुल नहीं। सिर्फ 1 इंच उपजाऊ मिट्टी के निर्माण में सैकड़ों या कभी-कभी हजारों साल लग जाते हैं। ये वर्षा, नदियों के बहाव, पवन और कठोर चट्टानों के निरंतर अपर्दन का अंतिम परिणाम है। अपर्दन मतलब चट्टानों का घिसना और टूटना, सही? हाँ, उनके धीरे धीरे टूटने और रासायनिक रूप से बदलने की प्राकृतिक प्रक्रिया। किसी भी क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति, जल निकास और चट्टानों की मूल संरचना ही ये तय करती है कि वहाँ किस प्रकार की मिट्टी बनेगी। ये सोचना ही अपने आप में अद्भुत है कि जिस जमीन पर हम रोज चलते हैं, वो दरअसल लाखों सालों के भौगोलिक इतिहास का एक जीवंत दस्तावेज है। और इन्हीं कारकों के वजह से छत्तीसगढ़ में इतनी विविध प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो अगर हम वर्गीकरण की बात करें तो संरचना, रंग और गुणों के आधार पर राज्य की मिट्टियों को मुख्य रूप से 5 समूह में बांटा गया है। जी, 5 मुख्य प्रकार। चलिए सबसे पहले उन 2 मिट्टियों से शुरुआत करते हैं जो राज्य के सबसे बड़े हिस्से पर राज करती हैं। इन्हें हम द बिग 2 कह सकते हैं। ये एक अच्छा नाम है। तो इसमें सबसे पहले आती है लाल पीली मिट्टी, जिसे स्थानीय भाषा में मटासी मिट्टी कहा जाता है। बिल्कुल, मटासी मिट्टी। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है इसका विस्तार। हाँ, मैंने नोट्स में देखा कि ये राज्य के लगभग 50 से 55% हिस्से में फैली हुई है। ये तो बहुत बड़ा हिस्सा है। बहुत बड़ा हिस्सा है। और इसका भूवैज्ञानिक जन्म भी उतना ही रोचक है। इसका निर्माण मुख्य रूप से ग्रेनाइट, शिस्ट और आर्कियन चट्टानों के अपर्दन से हुआ है। आर्कियन चट्टानें मतलब ये काफी पुरानी संरचना है। धरती की कुछ सबसे पुरानी चट्टानों में से एक। जब ये लाखों सालों तक मौसम की मार सहती हैं तो टूटकर मटासी मिट्टी बनती हैं। अच्छा, और इसका जो लाल और पीला रंग है वो इसमें मौजूद लौह तत्व यानी आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। चूने की मात्रा भी इसमें पर्याप्त होती है। लेकिन इसके रासायनिक गुणों को देखने पर एक विरोधाभास नजर आता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की काफी कमी होती है। हाँ, ये सच है। तो मेरा सवाल ये है कि इतनी कमियों के बावजूद ये राज्य के आधे से ज्यादा हिस्से की कृषि को कैसे संभाल रही है? ये प्रकृति के संतुलन का बेहतरीन उदाहरण है। भले ही इसमें कुछ पोषक तत्वों की कमी हो, लेकिन जब इस मिट्टी को सही मात्रा में पानी और आधुनिक उर्वरक मिलते हैं तो ये कमाल कर देती है। मतलब धान की फसल के लिए ये सबसे बेहतरीन है। बिल्कुल। धान के अलावा उड़द, मूंग, तिल, अलसी और मूंगफली जैसी फसलें भी इसमें बहुत अच्छी तरह पनपती हैं। तो छत्तीसगढ़ को जो धान का कटोरा कहा जाता है, उसका सबसे बड़ा श्रेय इसी मटासी मिट्टी को जाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो हुई मटासी मिट्टी की बात। अब आते हैं हमारे बिग 2 के दूसरे हिस्से पर, लाल रेतीली मिट्टी, जिसे स्थानीय स्तर पर टिकरा मिट्टी कहा जाता है। हाँ, टिकरा मिट्टी। यह राज्य के लगभग 25 से 30% हिस्से को कवर करती है। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इसका निर्माण आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन से होता है। वही धारवाड़ संरचना जहाँ से खनिज निकाले जाते हैं। हाँ, लेकिन इसका स्वरूप काफी रेतीला होता है। हाँ, और रेतीली होने का मतलब है कि ये पानी को बहुत देर तक बांध कर नहीं रख सकती। तो खेती के लिए एक नुकसान होना चाहिए, है ना? सामान्य तौर पर हाँ, लेकिन पानी रोकने की ये अक्षमता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। वो कैसे? क्योंकि पानी जल्दी रिस कर नीचे चला जाता है, इसलिए ये उन फसलों के लिए एकदम अनुकूल है जिन्हें बहुत अधिक पानी की जरूरत नहीं होती। ओह,
जैसे कि मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी और मक्का। बिल्कुल, ये इन फसलों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और अगर हम इसे आज के वैश्विक परिदृश्य से जुड़ें, तो इस टिकरा मिट्टी का महत्व बहुत बढ़ जाता है। आज पूरी दुनिया सुपर फूड्स की तरफ लौट रही है। हाँ, कोदो और कुटकी की मांग अब बहुत बढ़ गई है। जो कभी सिर्फ गरीबों का भोजन माने जाते थे, आज महंगे सुपरमार्केट्स में बिक रहे हैं। तो ये स्थानीय किसानों के लिए आर्थिक बदलाव का बड़ा जरिया है। बिल्कुल, अगर हम सिर्फ इन दोनों यानी मटासी और टिकरा मिट्टियों को मिला दें, तो ये अकेले ही छत्तीसगढ़ के लगभग 80 से 85% हिस्से का निर्माण करती हैं। एक तरफ मटासी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है और दूसरी तरफ टिकरा सुपर फूड्स को पोषण दे रही है। ये दोनों मिलकर राज्य का एक बेहद मजबूत कृषि तंत्र बनाती हैं। ये तो राज्य के बड़े हिस्से की बात हो गई, लेकिन हमारे पास 3 और खास मिट्टियां हैं। तीसरे नंबर पर है लाल दोमट मिट्टी। जी, लाल दोमट। इसका निर्माण नीस और डायोराइट चट्टानों के अपक्षय से होता है। और ये टिकरा और मटासी से थोड़ी अलग है, क्योंकि इसमें जीवांश पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। हाँ, ऑर्गेनिक मैटर। जब सदियों पुराने सड़े गले अवशेष मिट्टी में मिलते हैं, तो वे इसे प्राकृतिक उर्वरता देते हैं। इसी वजह से ये धान, ज्वार, जूट और पटसन जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है। एकदम सही। अब बात करते हैं उस मिट्टी की जो अपनी प्राकृतिक विशेषताओं के लिए बहुत चर्चित है, काली मिट्टी। ये मेरी पसंदीदा मिट्टियों में से एक है। इसका निर्माण बेसाल्टिक लावा चट्टानों के अपरदन से हुआ है। बेसाल्टिक लावा? ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी ज्वालामुखी की बात कर रहे हैं। तकनीकी रूप से हम प्राचीन ज्वालामुखी गतिविधि की ही बात कर रहे हैं। लाखों साल पहले जब लावा ठंडा हुआ तो उसने बेसाल्ट का रूप लिया और वही टूटकर इस उपजाऊ काली मिट्टी में बदल गया। हाँ, और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी जल धारण क्षमता है। मैंने देखा है कि गर्मियों में जब ये सूखती है तो इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जैसे खेत ने खुद अपनी जुताई कर ली हो। और वो दरारें हवा को गहराई तक जाने देती हैं। फिर बारिश होने पर ये सारा पानी सोख कर फूल जाती हैं और लंबे समय तक नमी बनाए रखती हैं। इसीलिए ये गेहूं, कपास, चना और गन्ना जैसी फसलों के लिए वरदान है। बिल्कुल, नकदी फसलों के लिए ये बेहतरीन है। इस काली मिट्टी के स्थानीय नाम भी बड़े दिलचस्प हैं। गम्हार, कन्हार, रेगुर और चिका। ये नाम दिखाते हैं कि स्थानीय किसान अपनी जमीन को कितनी बारीकी से समझते हैं। कन्हार कहते ही एक उपजाऊ खेत की तस्वीर बन जाती है। इसके विपरीत हमारी 5वीं मिट्टी एक बिल्कुल अलग कहानी बयां करती है, लेटेराइट मिट्टी, जिसे स्थानीय लोग भाठा या मुरुम मिट्टी कहते हैं। इसकी निर्माण प्रक्रिया थोड़ी जटिल है। निक्षालन या लीचिंग प्रक्रिया। ये लीचिंग लोगों को बहुत भ्रमित करती है। इसे समझाना बहुत आसान है। मैं इसे अक्सर एक कॉफी मशीन की तरह सोचता हूँ। जब आप कॉफी पाउडर पर पानी डालते हैं तो सारा अर्क नीचे चला जाता है और ऊपर बेकार पाउडर बचता है। क्या ये सही उपमा है? यह एक बहुत ही सटीक उपमा है। जिन क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश होती है, वहां मिट्टी की ऊपरी सतह के पोषक तत्व पानी के साथ घुलकर गहराई में चले जाते हैं। और ऊपर जो बचता है वो सख्त कंकरीली और लाल रंग की सतह होती है। हाँ, जिसमें लोहा और एल्यूमिनियम होता है। इसीलिए मुरुम मिट्टी पारंपरिक खेती के लिए बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। लेकिन ये बागवानी के लिए बहुत अच्छी है। चाय, आलू, प्याज और टमाटर इसमें बहुत अच्छे होते हैं। और सूखने पर ये ईंट की तरह सख्त हो जाती है, तो निर्माण कार्यों में भी काम आती है। इन 5 प्रकारों को समझने के बाद अगर हम बस्तर क्षेत्र की बात ना करें तो ये चर्चा अधूरी रहेगी। बिल्कुल, बस्तर की भौगोलिक स्थिति और वहाँ के जंगल बाकी मैदानी हिस्सों से बिल्कुल अलग हैं। वहाँ स्थानीय मिट्टियों के नाम भी अलग हैं। मरहान, टिकरा, माल और गभार। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये नाम वहाँ की ढलान और ऊंचाई नीचाई को दर्शाते हैं। जैसे जैसे पहाड़ी ढलान से नीचे आते हैं, मिट्टी का नाम और प्रकार बदल जाता है। ये वहाँ की अनूठी भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है। और ये दिखाता है कि कैसे आदिवासी संस्कृति पर्यावरण के साथ ढल चुकी है। लेकिन इस सब के बीच एक गंभीर समस्या भी है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर मिट्टी इतनी जरूरी है तो हम इसे खो क्यों रहे हैं? आप मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन की बात कर रहे हैं। हाँ, प्रकृति ने लाखों सालों में जो मिट्टी बनाई है वो हमारा मूलधन है, लेकिन हम इसे तेजी से खर्च कर रहे हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई, अत्यधिक पशुचारण और गलत सिंचाई पद्धतियों के कारण। और अधिक वर्षा भी एक कारण है। जब पेड़ कटते हैं तो उनकी जड़ें मिट्टी को बांध नहीं पाती। और तेज बारिश सबसे उपजाऊ ऊपरी परत को बहा ले जाती है। एक बार वो परत चली गई तो उसे वापस लाना लगभग असंभव है।
इसीलिए मृदा संरक्षण बहुत जरूरी है। सबसे तार्किक उपाय है वृक्षारोपण। पेड़ लगाना सबसे प्रभावी तरीका है। इसके अलावा फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन भी अपनाना चाहिए। जैविक खेती भी एक उपाय है, और जल प्रबंधन तथा सीढ़ीदार कृषि भी। ढलान वाले क्षेत्रों में सीढ़ीदार कृषि बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस बहुमूल्य संसाधन को बचाने के लिए कुछ सरकारी प्रयास भी हो रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। यह एक बहुत अच्छी पहल है। इससे मिट्टी की जांच होती है और किसानों को पता चलता है कि जमीन में किस चीज की कमी है। इसके अलावा राष्ट्रीय बागवानी मिशन और मनरेगा वृक्षारोपण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। क्या सवाल? क्या सिर्फ सरकारी नीतियां काफी हैं या जमीनी स्तर पर किसानों और समाज को मिलकर काम करना होगा? जाहिर है ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है, समाज को साथ आना ही होगा। बिल्कुल। तो आइए पूरी चर्चा का एक त्वरित सारांश निकालते हैं। हमने 5 प्रकार की मिट्टियों को समझा, मटासी की लाल पीली मिट्टी से लेकर कन्हार की काली मिट्टी तक। और हमने उनके निर्माण, फसलों और संरक्षण के उपायों को भी देखा। बस्तर और बस्तर की स्थानीय मिट्टियों के अनोखेपन पर भी बात की। ये निश्चित रूप से एक बहुत ही व्यापक चर्चा रही है, लेकिन अंत में मैं एक गहरा विचार छोड़ना चाहूंगी। बताइए। हमने जाना कि मिट्टी का निर्माण लाखों वर्षों की जलवायु और वर्षा के पैटर्न से होता है। हाँ, बहुत लंबी प्रक्रिया है। लेकिन आज वैश्विक जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के कारण मौसम तेजी से बदल रहा है। गलत सिंचाई और बेमौसम अत्यधिक बारिश मिट्टी का अपरदन कर रही है। ये एक डरावना पहलू है। तो सोचने वाली बात ये है कि क्या ये जलवायु परिवर्तन आने वाली सदियों में छत्तीसगढ़ की इस सदियों पुरानी मटासी और कन्हार मिट्टी की मूल संरचना को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? यह बहुत ही... क्या भविष्य में हमें पूरी तरह से नई प्रकार की मिट्टियों का सामना करना पड़ेगा? ये सच में एक ऐसा विचार है जो गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। लाखों सालों में बनी प्रकृति की ये उत्कृष्ट रचना आने वाले समय में क्या रूप लेगी, ये एक बड़ा सवाल है। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि इस विस्तृत विश्लेषण से इस पूरे विषय को एक बिल्कुल नए नजरिया से देखने का मौका मिला होगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम ऐसे ही दिलचस्प विषयों की परतें खोलते रहेंगे।